भारत की बैंकों में कैश की किल्लत है, और कैश की किल्लत है और उसके चलते आरबीआई बैंकों तक कैश कैसे पहुंचाए इसके प्रयास में लगी है। हालांकि गाहे बगाहे ये खबर साइड में से निकल कर तो आ रही थी, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच रही थी, और अभी भी इसे बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है। भारत में कैश की किल्लत है, इसे किस रूप में देखा जाए? क्या हम आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, या हमारी पॉलिसीज पिछड़ गई हैं, या भारत की जो इस समय की जो विकास की गति है उसमें बैंक जो है वो शेयर बाजार के साथ और रियल मार्केट के साथ कंपेयर करने में कहीं पिछड़ गई है? इन सारी बातों का आज के सेशन में जिक्र करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक में जिस मुकाबले से डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, यानी कि बैंक में आप जब जमा कराने जा रहे हैं उसकी जो रेट है बढ़ने की, ग्रोथ की रेट, वहां बैंक से कर्ज मांगने वालों की जो रेट है उसका बैलेंस बिगड़ गया है। इसको यूं समझिए आसान भाषा में कि 100 रुपए जमा कराने लोग पहुंच रहे थे, उधारी मांगने की जो दर है, अब देखिए इसमें एक बात पहले से समझा देता हूं कि आपके पास अगर बैंक में 100 रुपए हैं तो आप 100 की 100 उधार में नहीं दे सकते। बैंक का असल काम क्या होता है? एक्स का पैसा रखते हैं और उसे वाई को लोन करते हैं। बैंक पैसा किस चीज में कमाता है? तो एक्स का पैसा जब जमा करता है उसे कम ब्याज पर जमा करता है, और जब वाई उसको लेने आता है तो बैंक इस पूरे पैसे में से कुछ पैसा लोन करता है ज्यादा ब्याज पर। तो इस ब्याज के डिफरेंस को बैंक अपनी कमाई के रूप में रखता है। जनरली भारत की बैंकों में 70% तक, अर्थात 100 रुपए जमा होने आया और 70 रुपए आपने लोन दे दिया, इस तरह की व्यवस्था रखी जाती है। यह भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम चला आ रहा है इस तरह की व्यवस्थाओं में कि 100 के मुकाबले 70 रुपए हम कर्ज में देते आए हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ? अब ये जो 100 जमा होने आया उसमें से 70 आपने दे दिया, तो 100 के अंदर भी धीरे धीरे और बढ़ोतरी होंगी, यानी 100 जमा कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही जो कर्ज लेने वाले हैं इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। तो जो पैसे जमा कराने आए उनकी दर में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसके मुकाबले जो बैंक से कर्ज लेने आए उनके अंदर संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो तेज है। फिर से समझाते हैं। आप बैंक हैं, आपको किसी को कर्ज देना है, मांगने वालों का, जो कर्ज मांगने वाले हैं इनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट कराने वालों की जो संख्या है वो उस गति से नहीं बढ़ रही। इससे क्या निकला? इससे निकला ये कि बैंक में कर्ज देने के लिए कैश की कमी होने लगी। इससे क्या व्यवस्था बिगड़ी? जहां 100 के मुकाबले पहले 70 रुपए कर्ज दिया जा सकता था, अब 100 के मुकाबले बैंक 79 रुपीज तक कर्ज देने लगी। इससे क्या टेंशन बनी? इससे टेंशन यह बनी कि 100 के मुकाबले जब 79 तक कर्ज दे दिया तो फॉर अनफोर्सीन सिचुएशंस, फिर ये अनफोर्सीन सिचुएशंस क्या हैं? अनफोर्सीन सिचुएशंस ये हैं कि कल को अगर उस व्यक्ति ने जिसने कर्ज लिया है अगर नहीं चुका पाया तो ऐसे में बैंक जिसने जमा कराया है क्या उसे लौटा पाएंगी? तो इससे क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है? परिस्थिति उत्पन्न होती है कि कहीं बैंक अपने इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते कॉलेप्स तो नहीं कर जाएंगी। फिर यहां पर दो बड़े सवाल बनते हैं कि आफ्टर ऑल ये परिस्थिति बनी क्यों? लोग जमा कराने आ नहीं रहे लेकिन कर्ज लेने बहुत आ रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों में बड़ा मुद्दा कहां फंस रहा है? तो इस मुद्दे के अंदर जो हाल ही के समय का लोगों का पैटर्न बना है वो जिम्मेदार है। बैंक डिपॉजिट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे कर रही है। बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट पर बैंक द्वारा दी जा रही हैं वो बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर बैंक में जब आप एफडी कराते हैं तो एफडी से जो मिलने वाला ब्याज है उस ब्याज पर सरकार का टैक्सेशन एफडी में आपके इंटरेस्ट को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है? लोग बैंक से पैसा निकालकर अपनी सेविंग्स को अब स्टॉक मार्केट में लगाने लगे हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाने लगे हैं, ट्रेडिंग में लगाने लगे हैं, या फिर कहीं और तरीके इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में, फॉरेक्स में यहां खर्च करने लगे हैं। अर्थात बैंक से ज्यादा रिटर्न अब अन्य माध्यम देने लगे हैं। ये अब इन्वेस्टर को समझ में आने लगा है, या फिर जो डिपॉजिट कराने आ रहा था उसे समझ में आने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बैंक से कर्ज मांगने वाले लोग हैं उनके पास कर्ज के विकल्प के रूप में केवल बैंक ही उपलब्ध है। कर्ज के साधन के रूप में स्टॉक मार्केट कर्ज नहीं दे रहा है, या कोई ट्रेडिंग फर्म किसी को कर्ज नहीं दे रही है, कर्ज बैंक ही दे रही है। तो बैंक की आवश्यकता क्या है?
कि डिपॉजिटर्स से डिपॉजिट बढ़वाए और जिनको लैंड करना है, जो लोन लेना चाह रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट करे। अब इसमें दिक्कत कहां फंस गई? डिपॉजिट करने वाले के लिए आवश्यक क्या है कि बैंक इस डिपॉजिट को अट्रैक्ट होने दे। वो कैसे संभव है? जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इतना बढ़ाए सो दैट इंटरेस्ट के लालच में डिपॉजिटर अपने इस फंड को बाजार में लगाने की बजाय, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में लगाने की बजाय बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने आए कि आप अपने पास रखो। दूसरी तरफ भारत सरकार जो ब्याज मिल रहा है उस पर लगने वाले टैक्सेशन को घटाए, तभी जाकर के एक सरकारी इंटरफेरेंस के बाद लोग अपना धन बैंक में जमा कराने जाएंगे। यह परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। और यह अभी क्यों हुआ? अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बड़ा आंसर यह है कि हाल ही के समय में भारत में एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है, ट्रेडर्स की संख्या बढ़ी है, डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ी है। इससे क्या हो रहा है? इससे हो यह रहा है कि लोग अब इन्वेस्टमेंट का विकल्प अपने दिमाग में बैंक एफडी की जगह कहीं और तरीके से तलाशना शुरू कर दिए हैं। यह प्राथमिक कारण के रूप में बड़ा कारण निकल के आ रहा है। चलिए इस खबर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सरकार इसमें क्या कर पाएगी वो बात करेंगे। खबर है कि देश की बैंक में 1.5 लाख करोड़ कैश की कमी है। जमा पर ब्याज बढ़ाकर डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर सरकार 1 फरवरी के बजट में जाग जाए और वो एफडी पर इंटरेस्ट रेट घटा दे तो इसका अर्थ निकालिएगा कि सरकार को समझ में आ गया है कि कैश का जो क्रंच आ रहा है उसको दूर करने के लिए हमें एफडी से ब्याज दर घटानी होगी। ठीक है, एफडी से ब्याज दर घटाने का मतलब समझिए, ब्याज दर तो बढ़े, एफडी जिस रेंज में आकर लैंड होती है उस पर इनकम टैक्स जो लग रहा है, क्योंकि एफडी पर जो आपको ब्याज मिल रहा है उसका जिस स्लैब में आप लैंड होते हैं उतना ब्याज वो इनकम टैक्स कटता है। तो उस पर सरकार कुछ विचार करे तो निश्चित ही लोग एफडी पर इंटरेस्ट करने के लिए बचेंगे। ठीक है साहब, संभवतः आप सभी साथियों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे द्वारा एक बहुत